हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अभिप्सा और आप सबका बहुत बहुत वेलकम है एआईआर नोबैट्स में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं फिजिक्स के सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर में से एक, इलेक्ट्रोस्टैटिक। अगर आप जेई मेन, जेई एडवांस या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बिलीव मी, ये चैप्टर सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, ये पूरी इलेक्ट्रिसिटी की फाउंडेशन है। और इस सीरीज में हम सिर्फ फार्मूला रटने वाली डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे, हम हर कंसेप्ट को विजुअलाइज करेंगे एनिमेशन के साथ, रियल एग्जाम्पल के साथ। और बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स बिगिन। तो आज के लेक्चर हम एग्जाम में क्या पढ़ने वाले हैं और एक बार उसका रोड मैप देख लेते हैं। आज हम समझेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, फिर इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, और उसके बारे में टाइप्स ऑफ चार्ज देखेंगे, उसके एसआई यूनिट क्या होता है, फिर देखेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है। लेक्चर के एंड तक आप इलेक्ट्रोस्टैटिक की फाउंडेशन आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और जब फाउंडेशन स्ट्रांग होती है तो कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल बहुत आसान लगने लगता है। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन क्लियर कर देते हैं कि बहुत स्टूडेंट पूछते हैं कि मैम, नीट का सिलेबस अलग है, जे मेन का अलग है, जे एडवांस में क्या एक्स्ट्रा पढ़ना है। तो सबसे पहले एक गुड न्यूज, नीट और जे मेन का इलेक्ट्रोस्टैटिक का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। चलो एक बार देख लो। देखो, ये रहा तुम्हारा जो हमारा एक सेकेंड पेंसिल ले लेती हूँ मैं। हाँ, ये देखो, ये रहा तुम्हारा नीट का सिलेबस। आई थिंक तुम्हें ये वाला अच्छे से दिखेगा। देखो, ये रहा तुम्हारा नीट के सिलेबस। और नीट के सिलेबस में बस में जो जो लिखा है तुम्हारा, ये मैं कहाँ से ली हूँ, मैं तुम्हारे ऑफिशियल वेबसाइट से ली हूँ। एग्जैक्टली सेम लिखा है तुम्हारा जेएमएन के सिलेबस में। एक भी पॉइंट अलग नहीं लिखा हुआ है। जो तुम्हारा नीट के सिलेबस में एग्जैक्टली वही तुम्हारी जेएमएन के सिलेबस है। तो जो बच्चे नीट और जेई सिर्फ जेई मेन को टारगेट कर रहे हैं, तो बिल्कुल शांत होके बैठिए कि नहीं, मुझे नीट के लिए अलग पढ़ा रही है, जेई मेन के लिए अलग पढ़ा है। बिल्कुल नहीं बच्चों, तुम दोनों का सिलेबस एग्जैक्टली सेम है, तो डरने की बिल्कुल बात नहीं है। और जो लोग जे एडवांस के लिए थोड़ा परेशान है, देख लो एक बार सिलेबस तुम्हारा। ये रहा नीट का सिलेबस, ये जेई मेन की, और ये रहा तुम्हारा जेई एडवांस में। तो जेई एडवांस में कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट ऐड होते हैं, जैसे कि तुम्हारा फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस लॉस की कुछ एप्लीकेशंस, फील्ड ड्यू टू इंटेंस स्ट्रॉन्ग स्ट्रेट लाइन, और गॉस लॉ की कुछ कुछ एप्लीकेशंस। और तो तुम टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। जब भी एडवांस लेवल का कोई भी कॉन्सेप्ट आएगा, मैं उस वक्त क्लियरली बता दूंगी कि ये बच्चों तुम्हारा जे एडवांस की है। इसीलिए चाहे आप नीट के स्टूडेंट हो या जे एडवांस के हो, तो पूरी सीरीज आपके लिए यूजफुल रहने वाली है। अब हम हमारे लेक्चर की शुरुआत एक ऑब्जर्वेशन के साथ करेंगे। बच्चों, आपको पता है कि जब हम एक बलून लेते हैं और उसे दीवार पे चिपकाने की कोशिश करते हैं, तो हमारी क्या होती है, बलून दीवार में नहीं चिपकती। पर जब हम उस बलून को कोई भी सिल्क क्लॉथ या उलन क्लॉथ से रब करते हैं, उसके बाद जब हम क्या करते हैं पता है, कुछ थोड़ी देर रॉक करने के बाद उसे दिमाग में चिपकाने की कोशिश करते हैं, और हमारा बलून क्या होता है, इस तरह। पहले देखो नहीं चिपक रहा है, फिर हम रॉक करने के बाद बलून इस तरह से चिपक जा रही है। तो ध्यान देने की बात ये है कि बलून पहले नॉर्मल कंडीशन में तो नहीं स्टिक हो रहा था, फिर सिर्फ हम क्लॉथ में रॉक करने से बलून में क्या ग्लू आ गई, या दीवार हमारा मैग्नेट बन गया? नहीं, ये वाल तो मैग्नेट बिल्कुल नहीं बना। तो ऐसा क्या हुआ कि बलून हमारा दीवार में चिपक गया? अब देखो सेकेंड ऑब्जर्वेशन। ये जो कॉम हमारा पेपर को अट्रैक्ट नहीं करता है जनरली, पर जैसे हम हमारे बालों में उसे रब करते हैं, उसके तुरंत बाद क्या करती है, इस तरह से कॉम हमारा पेपर को अट्रैक्ट करने लगता है। अब रबिंग के बाद ऐसा क्या होता है कि जो छोटे छोटे पेपर पीसेस होते थे, जो काम नेचुरली अट्रैक्ट नहीं करता था, उसके बाद अट्रैक्ट करने लग गया। ये इंटरेस्टिंग बात ये नहीं है कि अट्रैक्शन हुआ, इंटरेस्टिंग बात ये है कि रॉबिंग में बाद ऐसा क्या चेंजेस हुआ। ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन का आंसर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक तक लेकर जाएगी।
तो फाइनली अब हम समझते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक्चुअल मीनिंग क्या है। ठीक है, अगर इस वर्ड जो है ना हमारा इलेक्ट्रो और स्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक दो वर्ड मिला के इलेक्ट्रोस्टैटिक बना है। इस वर्ड को हम दो हिस्सों में तोड़ेंगे। कैसे? एक होगा इलेक्ट्रो, दूसरा होगा स्टैटिक। तो इलेक्ट्रो का मतलब होता है हमारा, यहाँ पे लिख रहे हो बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी। और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। तो हमने क्या देखा? हमने देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक को हमने दो हिस्सों में तोड़ा। एक हुआ हमारा इलेक्ट्रो, तो जिसका मतलब हमें पता है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। और दूसरा पार्ट हमारा बना स्टैटिक, और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। तो अगर हम इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक का मतलब रेस्ट हुआ, यानी इलेक्ट्रिस्टैटिक का मतलब हुआ इलेक्ट्रिसिटी एट रेस्ट। तो हम क्या समझेंगे? जब चार्ज एट रेस्ट पे होता है, उसके वजह से उसके सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, उससे वजह से जो फोर्स जनरेट होते हैं, उस सब के बारे में पढ़ने को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। तो हम क्या देखेंगे? जब चार्ज रेस्ट में होता है, उससे जो फिजिक्स डील करते हैं, उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में, जब इलेक्ट्रिक चार्ज मूव नहीं करती, रेस्ट में होती है, और उनकी वजह से जो फोर्स और इफेक्ट प्रोड्यूस्ड होते हैं, इन सब को स्टडी करने को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। अब डेफिनेशन में इस डेफिनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, definition है electrostatic is the branch of physics that deals with the charge at rest and the force and effect produced by them। अच्छा, यदि हम हमारा डेफिनेशन हो गया, electrostatic is the branch of physics that deals with the electric charge at rest and the force and effect produced by them। ठीक है, तो फिर इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? हम अगर इस डेफिनेशन को गौर करेंगे, हम बार बार एक चीज पे ज्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो एक इलेक्ट्रिक चार्ज आखिर है क्या चीज, तो उसके बारे में नेक्स्ट में बात करेंगे। देखो, व्हाट इज दिस इलेक्ट्रिक चार्ज? जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन समझ रहे थे, बार बार ये वर्ड आ रहा था, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या? अगर हम उससे देखो, तो सबसे पहले एक बात क्लियर कर लो, चार्ज कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, चार्ज कोई पार्टिकल नहीं है, बल्कि चार्ज क्या है? चार्ज है पार्टिकल की इंट्रिंसिक, क्या है? पार्टिकल की इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक, आई थिंक मैं सही लिख रही हूँ, इंट्रिंसिक फिजिकल, इंट्रिंसिक फिजिकल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। मतलब हमने क्या देखा? ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई मैटर नहीं है, बल्कि ये क्या है? मटेरियल की इंट्रिंसिक फिजिकल प्रॉपर्टी है। जिस तरह की, तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या है? अब हम चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज देख रहे थे, कंफ्यूज हो गए, फिर चार्ज समझ में आया तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी आ गई। तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या है? इंट्रिंसिक का मतलब होता है ऐसी प्रॉपर्टी जो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर नेचुरली प्रेजेंट होती है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट की मास, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, ठीक वैसे ही चार्ज भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी के वजह से दो चार्ज बॉडी एक दूसरे पर इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस कर पाते हैं, यानी कभी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, कभी रिपल करते हैं। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि अगर चार्ज एक प्रॉपर्टी है, तो ये प्रॉपर्टी आती कहाँ से है? क्या पूरी बॉडी चार्ज होती है, या बॉडी के अंदर कोई स्पेसिफिक पार्टिकल इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? तो इसका आंसर पाने के लिए हम ना एटम में जाना पड़ेगा। क्यों एटम में जाना पड़ेगा? चलो, क्योंकि हमें पता है कि पूरी यूनिवर्स ना, हमारे जो पूरी यूनिवर्स हो गए, ये बोतल हो गया, हम खुद हो गए, ये पेन हो गया, ये सब छोटे छोटे एटम से मिलके बने होते हैं। हर ऑब्जेक्ट, यूनिवर्स की हर ऑब्जेक्ट छोटे छोटे एटम से मिलके बने होते हैं। और एटम के अंदर क्या होता है? ये देखो, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, ये हो गया तुम्हारा न्यूक्लियस। और हमारे एटम के न्यूक्लियस में क्या होता है? हमारे एटम के न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
ये रुक गया, रुको। ये आटम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर होता है हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और ये रहा हमारा इलेक्ट्रॉन जो ऐसे गोल गोल घूमते रहते हैं हमारे न्यूक्लियस के चारों। तो क्या होता है, जो न्यूक्लियस के अंदर ये प्रोटॉन होता है, ये हमारा प्रोटॉन होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज, और हमारा न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं हो बच्चों, उसका जीरो चार्ज होता है। एक की न्यूट्रॉन का चार्ज जीरो होता है, हम न्यूट्रॉन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन इज इलेक्ट्रिकली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। और जो हमारा प्रोटॉन है, प्रोटॉन के पास, प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज, प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, उसके पास कितना चार्ज होता है, उसके पास होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम अमाउंट का चार्ज होता है। ठीक उसी तरह हमारी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या होता है बच्चों, जो हमारी आटम के आउटर मोस्ट शेल मतलब न्यूक्लियस में चारों ओर घूमता रहता है, इलेक्ट्रॉन बोलता है। और इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है। तो उसके पास क्या चार्ज होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम अमाउंट का चार्ज होता है। तो हमने क्या देखा, अब अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की चार्ज को इक्वेट करेंगे, तो चार्ज की मैग्नीट्यूड क्या होता है हमारा, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, ओनली बस साइन ही अलग है। तो इसके वजह से आटम के अंदर जो प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो प्लस और माइनस जो प्रेजेंट होते हैं ना, उसे कैंसिल करके उसे न्यूट्रल बना देता है। और हमारा न्यूट्रॉन तो ऑलरेडी न्यूट्रल है, इसीलिए जिस आटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अमाउंट सेम होते हैं, वो आटम या ऑब्जेक्ट हमारा न्यूट्रल होता है। और हमारे न्यूट्रॉन के पास तो कोई भी चार्ज है ही नहीं, तो हम उसे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल पहले बोल रहे थे। अगर किसी आटम ने किसी प्रोसेस के अंदर आके इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, तो क्या होता है, प्रोटॉन को अमाउंट बढ़ जाता है, तब हम बोलते हैं कि आटम हमारा पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक उसी तरह जो अगर किसी तरह इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, ऑब्जेक्ट ने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, तो क्या होगा, हमारे पास इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा होगा प्रोटॉन से, तब ऑब्जेक्ट हमारा नेगेटिवली चार्ज होगा। और जब हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ इक्वल होगा, तो हम बोलेंगे कि ये न्यूट्रल है। तो ये जो बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है और वही बॉडी चार्ज हो जाती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस कैसे होता है, ये हम अगले कंसेप्ट में यानी इलेक्ट्रिफिकेशन में डिटेल में समझेंगे। फिलहाल इतना याद रखिए, पॉजिटिव चार्ज का सोर्स होता है प्रोटॉन, नेगेटिव चार्ज का सोर्स होता है हमारा इलेक्ट्रॉन, और जो न्यूट्रल होते हैं उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का अमाउंट सेम होते हैं, ठीक है। तो हमने देखा क्या, अन आटम, अगर हम डेफिनेशन लिखेंगे, हम लिखेंगे कुछ इस तरह, इधर लिखते हैं, ठीक है। एन आटम, एन आटम इज इलेक्ट्रिकली, हम जो बोल रहे थे उसे लिख रहे हैं बच्चों, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल because because the number because the number of the number of proton is protons is equal to the number is equal to the number of electrons। तो ये हमें पता चल गया कि चार्ज किन पार्टिकल के पास होता है, लेकिन चार्ज को मेजर कैसे किया जाता है, यानी चार्ज की एसआई यूनिट क्या है, द यूनिट ऑफ चार्ज।
देखिए, जैसे हर फिजिकल क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड यूनिट होती है, जैसे हम लेंथ को मीटर में मतलब डिस्टेंस को मीटर में मेजर करते हैं, मास को किलोग्राम में मेजर करते हैं और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज को भी एक स्टैंडर्ड यूनिट कूलम में मेजर किया जाता है और इसका सिंबल हम कैपिटल सी में लिखते हैं, मतलब कूलम को हम कैपिटल सी में डिनोट करते हैं। तो क्या एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 कूलम होता है? एक इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया तो हम क्या बोलेंगे, 1 कूलम चला गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्चुअली एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि वन वन कूलम उसके कंपेरिजन में बहुत बड़ा अमाउंट चार्ज होता है। तो फिर एक इलेक्ट्रॉन पर एग्जैक्टली कितना चार्ज होता है? देखो, एक प्रोटॉन पर एक प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, हमने पता किया था, हमने लास्ट स्लाइड में लिखा था, एक प्रोटॉन में +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है और एक इलेक्ट्रॉन में -1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम चार्ज होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि हमने देखा था दोनों की मैग्नीट्यूड सेम थी, बस उसका साइन अलग था। इसी वजह से दोनों एटम मिलके उसे न्यूट्रल बना देते थे। पर देखो, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना छोटा है कि सिर्फ 1 कूलम चार्ज बनाने के लिए हमें 1 कूलम चार्ज बनाने के लिए 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती, मतलब 1 कूलम चार्ज के लिए 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। इसीलिए हम जनरली माइक्रोस्कोपी लेवल पर कूलम पे नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज में बात करते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक की फाउंडेशन को कंप्लीट कर ली। हमने समझा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, चार्ज की एसआई यूनिट क्या है और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितना चार्ज होता है। ये कॉन्सेप्ट बहुत बेसिक लग सकता है, लेकिन बिलीव मी, अगर कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पूरी स्टैटिस्टिक का फाउंडेशन यही है। यहीं पे ही तुम्हारी पूरी स्टैटिस्टिक की फाउंडेशन खड़ी होती है। इसीलिए इन कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज जरूर कर लेना। मुझे पता है बहुत बेसिक लेक्चर था, पर रिवाइज बिल्कुल कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को और समझेंगे, चार्ज कैसे कंजर्व होता है उसके बारे में बात करेंगे और इलेक्ट्रिफिकेशन की एक्चुअल प्रोसेस क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।